कंचन बचपन से ही बेहद सुंदर थी। उसकी सुंदरता देखकर हर कोई उसके रूप का दीवाना हो जाता था। कंचन एक बहुत बड़े कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रही थी। हमेशा अपनी दोस्त रिया के साथ ही अपने घर जाया करती थी। पर आज रिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिस वजह से वो ऑफिस नहीं आ पाई थी। आज कंचन बिल्कुल अकेली थी और ऑफिस में काम भी ज्यादा था, जिस वजह से वो ऑफिस से लेट नाइट निकलती है। रात ज्यादा हो चुकी थी, जिस वजह से गाड़ी नहीं मिल रही थी। इसलिए कंचन अब पैदल जाने की सोचती है और वो फोन पर अपनी दोस्त रिया से बात करते हुए सुनसान रास्ते पर निकल पड़ती है। अभी कंचन थोड़ी ही दूर गई थी कि उसकी नजर रोड पर बड़े चिराग पर पड़ती है। चिराग को देखकर वो बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ कॉल पर अपनी दोस्त रिया से कहती है, वाओ, एक चिराग! तुझे पता है मेरे सामने एक चिराग पड़ा हुआ है। देख कंचन, रात ज्यादा हो रही है और रास्ते पर चिराग पड़ा हुआ है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देख, तू इस चिराग को वहीं छोड़ दे और चुपचाप घर आ जा। अरे क्या यार, तू कितनी डरपोक है। तुझे पता है मैंने सिर्फ टीवी में देखा था और आज जब पहली बार मुझे चिराग हकीकत में नजर आया है तो मैं इतना अच्छा मौका नहीं गंवाना चाहती। आखिर मैं भी तो देखूं जिन कैसे होते हैं। अगर सच में जिन होते हैं तो मैं उससे अपनी 3 विश पूरी करवाऊंगी। रिया के समझाने पर भी कंचन उसकी एक नहीं सुनती और उस चिराग को उठाकर अपने बैग में रख लेती है। पर चिराग को उठाते ही एक ठंडी हवा कंचन को लगती है और कंचन को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। अब कंचन पीछे मुड़कर देखती है पर पीछे कोई नहीं होता और तभी कंचन की नजर एक ऑटो पर पड़ती है और वो ऑटो वाले को रोकती है। वाओ, ये ऑटो वाला लड़का कितना स्मार्ट है, बिल्कुल हीरो जैसा। इसे तो भैया कहने का भी दिल नहीं कर रहा है। बताइए मैडम, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको आपकी मंजिल तक छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे भी अभी अभी अपनी मंजिल मिली है। माफ करना, पर आप कहना क्या चाहते हैं? अरे आप नहीं समझेंगी। आप बताइए आपको जाना कहाँ है? मैं आपको आपकी मंजिल तक छोड़ दूंगा। हाँ, आप मुझे शीतल कॉलोनी के पास छोड़ दें। अब कंचन अरमान के ऑटो में आराम से बैठ जाती है और वो दोनों आपस में बातें करते हैं। अरमान कंचन की सुंदरता की तारीफ करता है, जिसे सुनकर कंचन को बहुत अच्छा लगता है। पर थोड़ी दूर पर जाकर अरमान अचानक से अपना रिक्शा रोकता है, जिस वजह से कंचन के सर पर चोट लग जाती है और उसके सर से हल्का सा खून निकलने लगता है। ये देख अरमान कंचन से बोलता है, या अल्लाह, मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको चोट लग गई। पर आगे पेड़ गिरा है, रिक्शा यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। अगर आपको तकलीफ ना हो तो क्या मैं आपके साथ आपके घर तक चलूं, बस आपको सुरक्षित छोड़ने के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल। कंचन आज से पहले किसी भी लड़के को देखकर ऐसे मोहित नहीं हुई थी जैसे अरमान को देखकर हो गई थी। उसे अरमान के साथ अच्छा लग रहा था। वो पहली मुलाकात में अरमान को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो उसकी सारी बातों में हाँ भरती है। कुछ देर बाद अरमान कंचन को उसके घर तक छोड़ देता है। कंचन आगे की तरफ निकल जाती है, पर तभी अरमान अपने ऑटो की तरफ देखता है जहां कंचन का खून लगा हुआ था। अरमान अपनी जीभ लंबी करके उस खून को चाट लेता है। कंचन, अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, हमेशा। कभी भी तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा। अरमान कंचन की तरफ देख रहा था। जहां कंचन आगे जा रही थी तभी अरमान एक फूंक मारता है और वो फूंक सीधा कंचन के पास जाती है। उस फूंक से कंचन के शरीर में एक कंपन होता है और वो पीछे मुड़कर अरमान को आवाज लगाते हुए कहती है, अरमान, तुम भी आओ ना, यहाँ तक आए हो तो घर भी देख लो। ये घर हमें कंपनी वालों की तरफ से मिला है। कंचन अपने घर में अपनी दोस्त रिया के साथ अकेली रहती थी। उन दोनों को ये घर कंपनी की तरफ से ही मिला था। पर रिया कंचन को खिड़की से ही आते हुए देख लेती है और वो देखती है कि कंचन अकेले बात करते हुए आ रही है। ये देख रिया को बहुत अजीब लगता है और जब कंचन घर के अंदर आती है तो रिया उससे बोलती है, कंचन, तू इतनी रात को अकेली किससे बात करते हुए आ रही थी?   थी?                                                                                                                    और तेरा फोन क्यों बंद है? रिया उससे सवाल करती है।
पर कंचन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और सोने के लिए चली जाती है। ये देख रिया को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो कंचन को सोने देती है और खुद वॉशरूम में फ्रेश होने जाती है। रिया फ्रेश होकर शीशे के पास खड़ी होकर खुद को देखने लगती है, पर ये क्या, मिरर में रिया कुछ और ही प्रतिक्रिया कर रही थी, मानो जैसे मिरर में रिया की परछाई नहीं बल्कि कोई और है। ये देख रिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तभी वो मिरर में अपने पीछे किसी डरावने शख्स को देखती है। ये देख रिया जोर से चिल्लाती है और तभी अपने आप मिरर टूटकर नीचे गिर जाता है। अब रिया अपनी जान बचाने के लिए वॉशरूम से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती है। वॉशरूम का डोर भी खुलता और तभी उसे अपने पीछे से कंचन के हंसने की आवाज आती है और वो कंचन को अपने सामने देख डर जाती है, क्योंकि रिया के सामने जो कंचन थी वो बेहद ही डरावनी थी। रिया अपनी जान बचाने के लिए एक बार फिर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और इस बार वो कामयाब हो जाती है। रिया जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर जाती है, जहां वो कंचन को अकेले किसी से बातें करती हुए देखती है। क्या अरमान, तुम भी ना यार, रिया मेरी दोस्ती तो है, तुम भी उससे दोस्ती कर लो ना प्लीज। देखो, कंपनी ने ये घर हम दोनों को दिया है, फिर मैं उसे कैसे जाने के लिए बोलूं? कंचन, तू किससे बात कर रही है? रिया, मैं तेरे होने वाले जीजू से बात कर रही हूँ। अच्छा रिया सुन, वो ना मुझसे थोड़े नाराज हो गए हैं, तो क्या आज के लिए अपनी बगल वाली पड़ोसन के घर जा सकती है? कंचन की ये बातें सुनकर रिया को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। अब उसे उसके साथ जो घटना घटी थी उससे रिया को विश्वास हो गया था कि उसकी दोस्त कंचन किसी मुसीबत में है और इसीलिए वो कंचन का हाथ पकड़ उसे भी अपने साथ चलने को बोलती है। हम दोनों साथ चलेंगे, तू भी मेरे साथ चल। इतना बोलकर रिया कंचन का हाथ पकड़कर आगे चलने लगती है, पर कंचन अपनी जगह से नहीं हिलती और एक बार फिर रिया पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि कंचन हवा में है और उसका हाथ एक जिन ने पकड़ा है। ये दृश्य देख रिया की सांसें अटक जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो कंचन का हाथ छोड़ देती है। रिया के हाथ छोड़ते ही जिन कंचन को धक्का देता है और रिया हवा में उड़ती हुई घर से बाहर जा गिरती है और घर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। पर रिया हार नहीं मानती और कंचन को बचाने के लिए अपनी पड़ोसन गायत्री के पास जाती है। गायत्री उन्हीं के घर से थोड़ी दूर पर रहती थी। गायत्री भूत प्रेत को बस में करना जानती थी, इसलिए रिया हाँफती हुई गायत्री के पास जाती है। गायत्री, हमारी मदद चाहिए, कंचन मुसीबत में है। कंचन मुसीबत में है? आखिर क्या हुआ उसे? तुम मुझे पूरी बात आराम से बताओ। अब रिया गायत्री को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताती है और कंचन के साथ जो हो रहा है वो भी पूरी बात सुनने के बाद गायत्री के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और घबराते हुए गायत्री कहती है, रिया, मैं इसमें तुम्हारी और कंचन की कोई मदद नहीं कर सकती। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरी बात मानो और यहाँ से चली जाओ, वरना वो तुम्हें भी खत्म कर देगा, क्योंकि वो कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि एक जिन है और वो अब आजाद है। जब कंचन ने उस चिराग को छुआ, वो जिन उसी वक्त आजाद हो गया और अब वो जिन कंचन को पसंद करता है। अब वो जिन कंचन को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएगा और अगर उसके रास्ते में कोई आया तो वो उसे भी खत्म कर देगा। इसलिए तुम कंचन का साथ छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। नहीं गायत्री, मैं कंचन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, वो मेरे बचपन की दोस्त है। तुम प्लीज कुछ करो, तुम तो जानती हो ना भूत प्रेत को कैसे बस भी किया जाता है। रिया गायत्री से मदद की भीख मांग ही रही होती है कि तभी एक आवाज रिया के कानों में आती है, तू बचाएगी कंचन को। यह आवाज सुनकर रिया के सर से पसीना टपकने लगता है और वो धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखती है, जहां कांच की खिड़की में अपने आप दरार आ जाती है और वो शीशा टूट जाता है और उस कांच के कुछ टुकड़े उड़ते हुए रिया और गायत्री के पास आते हैं। पर गायत्री समय रहते रिया को पकड़कर साइड हो जाती है और वो दोनों आधी रात को गायत्री की गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। अब गायत्री डरते, घबराते और भागते हुए अपने पिता किशोर के पास पहुंचती है और वो दोनों किशोर के पास जाते ही नीचे गिर जाते हैं। किशोर जैसे ही रिया और गायत्री को उठने के लिए उन्हें छूता है तो उसे वो सब नजर आता है
जो आज उनके साथ घटना घटी थी। अब किशोर जल्दी से अपने कमरे में जाता है और कुछ तावीज लाकर रिया और गायत्री को पहना देता है। तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कंचन बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो एक जिन के कब्जे में है और जिन कभी किसी लड़के का पीछा नहीं छोड़ते, और खासकर तब जब वो उनसे मोहब्बत कर बैठते हैं। कंचन ने उस चिराग को उठाकर अपने पास रखकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर कंचन को बचाना है तो हमें उसके पास जाना होगा और उस जिन को वहीं भेजना होगा जहाँ से वो आया है। पर पिताजी, वो बहुत खतरनाक है और वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुका है। गायत्री जिन के साये को अपने पिता के पीछे देख लेती है, पर वो अपने पिता को कुछ बता पाती उससे पहले किचन से एक खंजर उड़ता हुआ आता है और गायत्री के बिल्कुल पास आकर रुक जाता है। और तभी किशोर एक मंत्र पढ़कर पास में रखे गंगा जल उठाकर जिन के ऊपर डाल देता है, जिस वजह से कुछ समय के लिए जिन की शक्ति कमजोर हो जाती है। अब वो तीनों कंचन को बचाने के लिए घर जाते हैं, जहां घायल अवस्था में कंचन नीचे जमीन पर पड़ी थी। कंचन, कंचन, क्या हुआ तुम्हें? होश में आओ। रिया बेटा, कंचन को कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम पहले चिराग को ढूंढो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इससे पहले वो जिन वापस आए उस चिराग को ढूंढो। किशोर के इतना बोलते ही रिया कंचन का बैग लेती है और उसमें से चिराग निकाल लेती है। दोनों दोस्त एक साथ रहती थी, इसलिए रिया जानती थी कि कंचन का सामान कहाँ है। और जैसे रिया चिराग अपने हाथों में लेती, वैसे जिन सबके सामने आ जाता है और घर का सारा सामान अपने आप इधर उधर होने लगता है। पर इस बार रिया डरती नहीं है, बल्कि वो अपनी दोस्त की हालत देखकर खुद को और मजबूत करती है। पर जिन उससे अपना चिराग वापस लेने के लिए कंचन को अपना निशाना बनाता है। तुझे अपनी दोस्त बहुत प्यारी है ना? बोल, मार दो इसे। नहीं, उसे कुछ मत करना। नहीं रिया बेटी, उसकी बात में मत आओ। वो कंचन को कुछ नहीं करेगा, वो बस उसे अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहता है। पर तुम कंचन को बचा सकती हो, इसलिए अब बिना देरी किए इस चिराग को रगड़ो। तुम्हारे ऐसा करते ही ये जिन अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा। किशोर की बातें सुनकर जिन को गुस्सा आता है और वो उस पर वार कर देता है। पर रिया इस बार नहीं डरती और चिराग को रगड़ने लगती है, जिसके बाद जिन उस चिराग में कैद हो जाता है और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है और वे लोग कंचन को बचा लेते हैं। अब्दुल अपनी बेगम सुहाना के साथ सो रहा था। आधी रात जब अब्दुल की आंखें खुलती हैं तो सुहाना उसके बगल में नहीं होती। चारों तरफ अंधेरा था और अपनी बेगम को अपने पास न देखकर अब्दुल मोमबत्ती जलाकर सुहाना को ढूंढने के लिए जाता है। सुहाना, सुहाना तुम कहाँ हो? अब्दुल सुहाना को आवाज लगा ही रहा था कि तभी अब्दुल के कानों में किसी के रोने की आवाज आती है। कौन है? कौन रो रहा है? अब्दुल बार बार पूछता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब्दुल अब दबे पांव डरते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, जहां वो देखता है कि सुहाना एक कोने में बैठी रो रही थी। अब्दुल अपनी बेगम सुहाना के पास जाता है और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है, वैसे ही सुहाना अचानक से हवा में उड़ जाती है। उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें खून के जैसे लाल हो चुकी थी। सुहाना का ये रूप देखकर अब्दुल हैरान था। अब्दुल कुछ बोलता उससे पहले सुहाना जोर जोर से डरावनी आवाज में हंसने लगती है और अचानक ही बेहोश हो जाती है। पर आखिर सुहाना के अंदर ऐसी क्या चीज थी जो सुहाना पर इतनी भारी पड़ रही थी? ये जानने के लिए चलते हैं कुछ समय पीछे। तो बेटा, तुम खाना तो बना लेती हो ना? जी, अब हम सब कुछ बना लेते हैं। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। इस तरह बहुत जल्द सुहाना और अब्दुल का निकाह हो जाता है। सुहाना जब विदा होकर अपने ससुराल जा रही थी, तब अचानक ही अब्दुल की गाड़ी बंद पड़ जाती है। ड्राइवर साहब, क्या हो गया? गाड़ी बंद क्यों हो गई? पता नहीं जनाब, लगता है इंजन कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है, इसीलिए गाड़ी बंद पड़ गई है। आप यहीं रुकिए, मैं जरा बाहर जाकर गाड़ी देख कर आता हूँ। ड्राइवर अब गाड़ी से उतरता है, जहाँ वो गाड़ी के इंजन को देखता है। जनाब, गाड़ी का इंजन सच में बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, आपको कुछ समय का इंतजार करना होगा। मैं यहीं पास से पानी का इंतजाम करके आता हूँ। इतना बोलकर ड्राइवर वहां से चला जाता है
अब्दुल तो गाड़ी से बाहर निकल जाता है, लेकिन सुहाना गाड़ी के अंदर रह जाती है। सुहाना के अंदर से आ रही इत्र की महक वहां किसी बुरी शक्ति को उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी। सुहाना गाड़ी के अंदर बैठी थी कि तभी अचानक ही उसे महसूस होता है कि उसके साथ कोई और भी गाड़ी के अंदर बैठा है। सुहाना डरती हुई गाड़ी में देखती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी अचानक से एक भयानक हाथ गाड़ी के शीशे पर जोर से आकर पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ सुहाना के कान में उसको कोई आवाज लगाता है, सुहाना, सुहाना। उस आवाज को सुनकर अचानक ही सुहाना घबरा जाती है और वो बाहर की तरफ देखती है, जहां उसे आसपास जंगल के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। उस आवाज को सुनकर सुहाना के पसीने आ जाते हैं। वो डरी सहमी अब्दुल को आवाज लगाती है, अब्दुल जी, अब्दुल जी। क्या वो बेगम साहिबा? क्या आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं? दरअसल हमें यहाँ डर लग रहा है। यहाँ डरने वाली बात नहीं है, अब यहीं हमारा इंतजार कीजिए। ड्राइवर अभी तक आया नहीं है, हम उनकी तलाश करके आते हैं। इतना बोलकर अब्दुल वहां से चला जाता है। सुहाना डरी सहमी गाड़ी के अंदर बैठी थी। सुहाना डरते हुए अल्लाह को याद कर रही थी, पर तभी अचानक एक हरे रंग का साया बहुत तेजी से सुहाना की तरफ बढ़ता है और अचानक ही साया सुहाना के शरीर में प्रवेश कर जाता है। कुछ देर बाद अब्दुल ड्राइवर के साथ वापस आता है और फिर वो रात तक अपने घर पहुंच जाते हैं। सुहाना अपने कमरे में बैठी अब्दुल का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी उसे खिड़की पर किसी के होने का एहसास होता है। सुहाना अब जैसे ही खिड़की पर जाती है, वैसे ही एक भयानक जानवर अचानक से उसके सामने आता है, जिसे देख सुहाना की चीख निकल जाती है। सुहाना की आवाज सुनकर सब उसके पास आते हैं। क्या हुआ सुहाना बेटा? अम्मी, हमने वहाँ किसी को देखा। वहाँ कोई है जो भयानक चेहरा लिए हमारे सामने आ रहा है। सुहाना की बात सुनकर हबीब और अब्दुल मोमबत्ती लिए बाहर की तरफ आते हैं, जहां उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। बाहर कोई नहीं है, हमें लगता है कि तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। सुहाना की बात पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन उसने क्या देखा था ये तो सिर्फ उसे ही पता था। अगली सुबह सुहाना किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसे एक मनमोहक खुशबू आती है। उस खुशबू को सूंघकर मानो सुहाना उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। सुहाना अब उस खुशबू के वश में पूरी तरह आ चुकी थी और वो सम्मोहित हुए अपने घर से बाहर जाने लगती है। अपनी बहू को घर से इस तरह बाहर जाता देख रुखसाना को कुछ समझ नहीं आता और वो भी उसके पीछे पीछे चल देती है। कुछ दूरी पर चलने के बाद सुहाना रुखसाना की नजरों से ओझल हो जाती है। रुखसाना अब सुहाना को ढूंढने लगती है, पर तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। रुखसाना उस रोने की आवाज का पीछा करती है, जहां वो देखती है कि सुहाना एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रो रही है। सुहाना बेटा, तुम यहाँ इस तरह रो क्यों रही हो? सुहाना, सुहाना। रुखसाना सुहाना को बार बार आवाज लगाती है, लेकिन सुहाना उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। जैसे ही रुखसाना सुहाना के कंधे पर हाथ रखती है, वैसे ही सुहाना अचानक चिल्लाती हुई रुखसाना से बोलती है, क्या है बुढ़िया, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? सुहाना की मर्दाना आवाज सुनकर रुखसाना के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और गुस्से में सुहाना को एक थप्पड़ मारती है। जैसे ही रुखसाना थप्पड़ मारती है, वैसे ही सुहाना उस वश से मुक्त होकर बेहोश हो जाती है। अब जैसे तैसे रुखसाना सुहाना को घर लाती है और अपने घर में आज की हुई हरकत के बारे में बताती है। ये देख हबीब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके घर में हो क्या रहा है। हबीब, आप हमारी बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन हमारी बहू पर किसी बुरी आत्मा का साया है। हमें इसे किसी काजी साहब से दिखा लेना चाहिए। माँ, ये कैसी बात कर रही हो? आज की दुनिया में ये सब नहीं होता। नहीं अब्दुल, ऐसा मत बोल। आज मैंने जो सुहाना के अंदर देखा वो मैं भूल नहीं सकती। उसको देखकर मेरी रूह कांप उठी थी। नहीं, इस घर में कोई काजी साहब नहीं आएंगे। मेरी बेगम को कुछ नहीं हुआ है, वो पूरी तरह ठीक है। इतना बोलकर अब्दुल वहां से अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही अब पूरे 2 दिन गुजर जाते हैं, पर इन 2 दिन में सुहाना ने दोबारा वैसी कोई हरकत नहीं की थी
लेकिन रात में जब अब्दुल सुहाना के साथ सो रहा था तब अब्दुल की आंख सुहाना की पायलों से खुल जाती है। अब्दुल सुहाना को आवाज देता है लेकिन सुहाना अब्दुल की बात का कोई जवाब नहीं देती और सीधे चलती रहती है। अब्दुल भी अब चुपचाप सुहाना का पीछा करता है, जहां वो सुहाना को एक बिल्ली को खाता हुआ देखता है। ये देख अब्दुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुहाना! अब्दुल जैसे ही चिल्लाता है वैसे ही सुहाना हंसते हुए वहां से अपने कमरे में आकर बेहोश हो जाती है। अब्दुल को अब पूरी तरह विश्वास हो चुका था कि सुहाना के अंदर कोई और भी है। अगले दिन अब्दुल अपने घर में काजी साहब को बुलाता है। सुहाना बिस्तर पर लेटी थी और जैसे ही काजी साहब वहां आते हैं वैसे ही सुहाना हवा में उड़कर जोर जोर से हंसने लगी। सुहाना की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। कौन है तू और इस बच्चे के शरीर में क्यों आया है? इस लड़की की खुशबू ने मुझे खींच कर बुलाया है। अब मैं इस लड़की को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं कहता हूँ इसके शरीर को छोड़कर चले जा। तू एक जिन की ताकत नहीं जानता। अगर तू मेरे और इस लड़की के बीच में आया तो मारा जाएगा। इतना बोलकर सुहाना वहीं बेहोश हो जाती है और वो जिन सुहाना के शरीर के ऊपर मंडराने लगता है, जो वहां सभी लोगों में सिर्फ काजी साहब को ही दिखाई दे रहा होता है। इस बच्चे के शरीर में जन्नात का साया है, वो इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं इस बच्चे के लिए एक तावीज बनाकर दे रहा हूँ। इस तावीज को इसके गले से कभी उतरने मत देना। इतना बोलकर काजी साहब सुहाना के ऊपर झाड़ फूक करते हैं और उसको एक ताबीज पहना देते हैं। ताबीज पहनने के बाद अब सुहाना सामान्य हो चुकी थी। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसे ही एक दिन सुहाना नहाने के लिए जा रही थी, तभी वो अपने गले का ताबीज उतार कर बाहर रख देती है। जैसे ही सुहाना अपने गले का ताबीज उतारती है वैसे ही वो जिन दोबारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। मैं वापस आ गया। अब मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे ही देर रात अब्दुल सुहाना के साथ सो रहा था। आधी रात जब अब्दुल की आंखें खुलती हैं तो सुहाना उसके साथ नहीं होती। चारों तरफ अंधेरा था और अपनी बेगम को अपने पास न देख अब्दुल मोमबत्ती जलाकर सुहाना को ढूंढने के लिए जाता है। सुहाना, सुहाना तुम कहाँ हो? अब्दुल सुहाना को आवाज लगा ही रहा था कि तभी अब्दुल के कानों में किसी के रोने की आवाज आती है। कौन है? कौन रो रहा है? अब्दुल बार बार पूछता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब्दुल अब दबे पांव डरते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, जहां वो देखता है कि सुहाना एक कोने में बैठे रो रही थी। अब्दुल सुहाना के पास जाता है और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है वैसे ही सुहाना अचानक हवा में उड़ जाती है। उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे हैं। उसकी आंखें खून के जैसे लाल हो चुकी थी। सुहाना का ये रूप देखकर अब्दुल हैरान हो चुका था। अब्दुल कुछ बोलता उससे पहले सुहाना जोर जोर से डरावनी आवाज में हंसने लगती है और अचानक ही बेहोश हो जाती है। उसकी आवाज से अब अब्दुल के अम्मी और अब्बू भी आ जाते हैं और अपनी बहू को इस तरह जमीन पर पड़ा देख काफी घबरा जाते हैं। अब्दुल, सुहाना को क्या हो गया है और तुम दोनों इस तरह यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मी, हमारी सुहाना में वो जिन है जो हमारी सुहाना को हमसे छीनना चाहता है। अब्दुल बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ, वो वापस आ गया है। अब्दुल जैसे ही ये बोलता है वैसे ही सुहाना एक बार फिर हवा में उड़ने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। सुहाना अपनी जिन्नात शक्ति से अब्दुल को हवा में लटका देती है। मैंने कहा था मेरे और सुहाना के बीच कोई नहीं आ सकता और जो आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। सुहाना अब्दुल को कुछ करती उससे पहले वहां काजी साहब अपने कुछ साथियों के साथ आते हैं और उसके लिए झाड़ फूक करने लगते हैं। उस झाड़ फूक से वो जिन कमजोर हो जाता है। इसके बाद काजी साहब अपनी जेब से एक कांच की शीशी निकालते हैं और उस शीशी के अंदर का पवित्र जल सुहाना के ऊपर फेंकते हैं।
जैसे ही वो पवित्र जल सुहाना के ऊपर जाता है वैसे ही जिन सुहाना का शरीर छोड़कर उस छोटी सी शीशी की बोतल में आ जाता है और तुरंत काजी साहब उस शीशी को बंद कर देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने हमारी बहुत मदद करी है। कोई बात नहीं हबीब, एक ताबीज तो सुहाना बेटी ने गलती से निकाल दिया, लेकिन मैं अब जो ताबीज उसे दे रहा हूँ वो एक उसके हाथ पर बांधना और दूसरा उसके गले में। और ध्यान रहे ये ताबीज उसे निकालने के लिए कभी मत कहना। इतना बोलकर काजी साहब वो ताबीज उसको दे देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। इस तरह से अब सुहाना उस जिन से आजाद हो चुकी थी। लेकिन क्या सच में जिन का साया सुहाना से हमेशा के लिए जा चुका था? हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।